क्लास 11th हिंदी में समय कहानी का सारांश। ये एग्ज़ाम में 5 नंबर की पूछी जाती है और ये बहुत इजी तरीके से हुई है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसमें लिखना है पहले, यशपाल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिशील उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। इनके द्वारा लिखित कहानी में समय एक परिवार में नई एवं पुरानी पीढ़ी के मध्य वैचारिक भिन्नता से उत्पन्न संतान की मार्मिक गाथा है। ये समय कहानी जो है ये उसको बताई जाती है कि मनुष्य का जीवन किस तरीके से बीतता है, आने वाले टाइम में उसके साथ क्या क्या स्थिति होती है। समय एक परिवार में नई एवं पुरानी पीढ़ी के मध्य वैचारिक भिन्नता से उत्पन्न संतान की मार्मिक गाथा है। ये वैचारिक भिन्नता पीढ़ियों के अंतर या उम्र के अलग अलग पड़ावों पर खड़े होने का परिणाम है। जो बच्चे बचपन में माँ बाप को एक पल छोड़ना तक नहीं चाहते थे, आज वही बच्चे बूढ़े हो जाने पर बूढ़े माँ बाप के साथ बाहर जाने से कतराने लगते हैं। ये यशपाल की कहानी है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिशील है, उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। तो उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो पहले यह है रिटायरमेंट के बाद की स्थिति को लेकर पापा का चिंतित होना। इसको बड़ी बड़ी हेडिंग से डालना एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर इसको जो इनकी हेडिंग होएगी वही देखी जाएगी और जो इसका वो उसको बनाकर लिखा जाएगा। उसके आगे लिखना है, लेखक के पिता को रिटायर होने से 1.5-2 वर्ष पूर्व ही ये चिंता सताने लगती है कि रिटायर होने के बाद अवकाश का बोझ कैसे संभाला जाएगा। वह अपनी चिंता से मुक्त होने के लिए पहले से अपना समय व्यतीत करने के लिए संबंधी योजनाएं बनाना आरंभ कर देता है। रिटायरमेंट मतलब जहाँ उनकी सरकारी जॉब थी, तो जब वहाँ से वो रिटायर होते हैं तो वो सोचते हैं 1.5-2 साल पहले ही कि मैं उसके बाद अवकाश के दिनों में मतलब छुट्टियों के दिनों में कहाँ अपना समय व्यतीत करूँगा। उसके बाद इसकी सेकंड हेडिंग डालनी है, पापा जी के शौक तथा व्यय में कटौती होना। शौक तथा व्यय मतलब खर्चे कम करना। रिटायर होने के बाद पापा समझ जाते हैं कि अब उन्हें कम खर्चा करना पड़ेगा तथा अपने शौक में परिवर्तन भी करना पड़ेगा तथा अपने शौक को मानना भी पड़ेगा और उनको कम करना पड़ेगा। रिटायर होने के बाद पापा ने गर्मियों में हिल स्टेशन जाना छोड़ दिया। हिल स्टेशन जाना मतलब जहाँ जाके वो जाते थे शाम को, और अपनी पोशाक पहनने के ढंग में भी परिवर्तन करने के साथ साथ अब वे अनावश्यक वस्तुओं पर भी खर्च नहीं करते थे। फिर इसकी थर्ड हेडिंग डलेगी, रिटायर हो जाने के बाद पापा की दिनचर्या। लिखे गए, रिटायर होने के बाद पापा समय व्यतीत करने के लिए अपने 36 वर्षों के शासन कार्य के अनुभव व विचार के आधार पर शासक का नैतिक पक्ष नामक पर एक पुस्तक लिखने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने 36 साल तक जो शासन कार्य में काम किया था, तो उस पर वे अपने अवकाश के दिनों में जब रिटायर हो जाते हैं तो उस पर वे एक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम होता है शासक का नैतिक पक्ष नामक पर एक पुस्तक लिखने का निर्णय लेते हैं। तो जो आप ये इस पुस्तक का नाम लिखेंगे तो उसका लिखना नैतिक पक्ष और नामक इसको ब्लैक पेन से। तो जो उन्होंने 36 वर्षों में काम किया था उस पर ये बुक लिखते हैं, जिस पर वे सुबह शाम 2-2 घंटे काम करते हैं और इससे उनका अवकाश समय भी बीत जाता है छुट्टी का। अब वे सप्ताह में 1-2 बार संबंधियों तथा मित्रों से भी मिलने जाने लगे। संबंधियों मतलब रिश्तेदारों तथा मित्रों से भी मिलने जाने लगे हैं। घर की छोटी मोटी वस्तुएं खरीदने के लिए भी वे संध्या के समय, संध्या मतलब शाम के समय, पैदल ही बाजार चले जाते हैं। इसकी फोर्थ हेडिंग डलेगी, पापा जी के स्वभाव व व्यवहार में परिवर्तन आना। मतलब उनकी हैबिट्स और जो उनका व्यवहार था उसमें परिवर्तन आना, कि वो कैसे चेंज हो जाते हैं अपनी बढ़ती उम्र के साथ। और ये समय कहानी है जो हर किसी व्यक्ति के साथ होती है। तो रिटायर होने के बाद अब पापा हम में से किसी एक को बाजार जाते समय साथ ले जाते हैं, मतलब अपने बच्चों में से वो, तो उनके परिवार में से ये कहानी बताई जा रही है। तो इसलिए इसमें लिखा है, रिटायर होने के बाद अब पापा हम में से किसी एक को बाजार जाते समय साथ ले जाते हैं। प्राय मतलब पहले हम बच्चों को अपने साथ बाजार नहीं ले जाते थे, क्योंकि बाजार में हम अपनी मनचाही वस्तु जिद करके खरीद लेते थे। परंतु अब पापा का स्वभाव बदल गया है। अब उन्हें अपने जवान स्वस्थ बच्चों को लेकर बाजार जाने में गर्व अनुभव होता है। वह स्वयं स्वयं मतलब वह अपने आप ही बाजार में कॉफ़ी या आइसक्रीम का प्रस्ताव बच्चों के सामने रखते हैं। वह अन्य सेवानिवृत्त लोगों की तरह अपने अनुभव या पुराने ज़माने की मंदी या आज की महंगाई की चर्चा करके बच्चों को बोर नहीं करते। पापा द्वारा
बच्चों को साथ ले जाने का मुख्य कारण ये भी था कि वे अंधेरे में ठोकर खाने तथा अधिक रोशनी की चकाचौंध से स्वयं को बचा सके। फिर इसकी 5 हेडिंग डलेगी और ये हेडिंग आप ब्लैक पेन से ऐसे बड़े बड़ा करके डालना। पापा जी द्वारा समय के बदलाव को स्वीकार करना। फिर पापा समय के साथ अपनी सिचुएशन को स्वीकार करते हैं कि जब इंसान की उम्र आती है तो उसके साथ कैसे कैसा होता है। तो पापा जी के साथ जाने पर हम बच्चे अपने मित्रों से मिलने पर किसी भी प्रकार की उच्छृंखलता नहीं कर पाते थे। एक बार पापा ने जब साथ चलने के लिए हमें आवाज़ दी तो वे मोंटू अपने कमरे से ही पुष्पा दीदी से कहा कि बुड्ढों के साथ कौन बोर होने जाएगा। उसके धीमे स्वर स्वर मतलब उसकी आवाज़ बोलने के बावजूद आवाज़ संभव पापा के कानों तक पहुंच गई थी। वह अपना कोट हैंगर से उतारकर पहनने जा रहे थे, लेकिन उनका कोट उनके हाथ में ही रह गया, क्योंकि ये वही मंटू कह रही थी जो बचपन में रो रो कर अपनी अम्मी पापा के साथ जाने की जिद किया करती थी। यह सोचकर पापा के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान उभर आई। वे कोट लिए कुर्सी पर बैठ गए। वे कुछ समय तक निश्चित बैठे रहे, मानो किसी स्मृति में खो गए हो। फिर सहसा दृढ़ निश्चय से वे उठ खड़े हुए और उन्होंने कोट पहनकर अम्मी से कहा, पहाड़ से ले गई छड़ियों में से कोई एक छड़ी मांगी। लेखक ने अपने कमरे में रखी गई एक छड़ी पापा के सामने करते हुए कहा कि एक तो यहाँ पड़ी है। पापा ने छड़ी की मुंह पर हाथ फेरकर कहा कि यह तो बहुत अच्छी है। फिर वे छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए, मानो हाथों की छड़ी को टेककर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।